हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। ये क्लास 10th के लिए है। इनफैक्ट कोई क्लास 9th के स्टूडेंट्स को भी अगर ये बनाना हो तो बड़े आराम से बना सकते हैं। कोई इतनी मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो वर्ड प्रॉब्लम का ये पूरा सेगमेंट है इसमें मैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स तरह से उसमें एग्जाम्पलार प्रॉब्लम के जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं वो भी लूँगा। और आर डी शर्मा या जो भी आप लोग किताब पढ़ते हैं इसके अलावा मैं नॉर्मल अलग अलग किताब से भी उठा सवाल को इंक्लूड करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो आपके बनाने का तरीका है उसमें समझ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रादर देन सिवाय सिर्फ सवाल बनाने। आज मैं कुछ बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। लेकिन फिर वही है कि ये प्राइमरी मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स। चलिए यही बोलने के साथ हम अपना प्रॉब्लम बनाने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि बोला गया है कि 5 किताब 5 बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹79। मतलब अगर हम 5 बुक्स खरीदते हैं और 7 पेन खरीदते हैं तो दोनों मिला करके मुझे एक दुकानदार को ₹79 देना पड़ता है। और वहीं पे अगर हम 5 की जगह 7 बुक खरीदें और पेन 7 की जगह 5 खरीदें, मतलब 7 पेन्स की जगह अगर हम 5 पेन्स खरीदें तो वो पूरा कंबाइन करके उसी दुकानदार को मुझे ₹77, सिर्फ ₹2 का फ़र्क आया। तो आपको बताना है कि एक पेन की कीमत कितनी है और एक कॉपी की कितनी है। इसमें पूछा गया है कि 2 पेन की कीमत, लेकिन 2 पेन की कीमत आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। आपको सबसे पहले 1 पेन की कीमत निकालनी पड़ेगी, फिर आपको जितना पूछा गया 50 तो 50 पेन का भी आप कीमत। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा इसमें कि पूछा क्या गया है, पेन की कीमत पूछी गई है और 2 पेन की कीमत पूछी गई है और बुक की कीमत। तो कभी भी अगर इसमें 2 पेन की कीमत पूछेगी तो कभी भी आप 2 पेन की कीमत डायरेक्टली निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, वो कभी नहीं निकलेगा। आप 1 पेन की निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे लेट द कॉस्ट और द प्राइस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन पी। पेन का कॉस्ट मैं पी ही एज्यूम कर लेता हूँ और बुक का कॉस्ट 1 बुक बी स्मॉल बी। ये मैंने पी और बी जो है, पी फॉर पेन और बी फॉर बुक, इस तरह से मैंने वेरिएबल को ले लिया। आप लोगों को भी यही सलाह है कि इसी बहाने आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिए और जो पूछा गया है वही वेरिएबल आप यूज़ कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आप चाहेंगे तो पूरा का पूरा बुक और पेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बुक की कीमत अगर ₹2 होगी तो 5 बुक की कीमत कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी। एक पेन की कीमत अगर मान लेते हैं कि एक्स रुपीज़ होगी तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? 5 इंटू एक्स रुपीज़ हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यही लॉजिक यहाँ पे भी है। बोला गया 5 बुक, तो एक बुक की कीमत है ₹20, तो 5 बुक की कीमत कितनी हो जाएगी? 5b। 5 बुक हो गया। और एंड है 7 पेन्स की भी कीमत है, तो 7 पेन, एक पेन की कीमत हमारे पास पी है, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी? 7p। और बोला गया दोनों मिला के 79 दे रहा है, तो जब आप पैसे देंगे तो दोनों को जोड़ के देंगे ना, कि लीजिए ये बुक की कीमत है और ये पेन की, दोनों को जोड़ के आपने दिया, तो जोड़ के मतलब ऐड करके देंगे ना आप। तो ये मैंने ऐड कर दिया, ऐड करके आप दे रहे हैं 79 रुपीज़। ये रहा, ऐड करके आपने दे दिया। कर देता हूँ। अब यही बात उसने बोला है कि 7 बुक्स और 5 पेन्स की कीमत। 7 बुक्स, वही वैसे ही फिर से 7 बुक प्लस 5 पेन की कीमत जो है इस बार 77 रुपीज़ दे रहा है। तो बोला गया कि एक पेन और दो एक बुक और 2 पेन की कीमत बताइए, लेकिन आपको एक पेन और एक बुक की निकालनी है, बाद में फिर आपको जितना बोला गया आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग ये सॉल्व करेंगे। मैं अभी तक आपको बताया जा रहा था कि कभी भी एलिमिनेशन मेथड का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा था, सो दैट कि एलिमिनेशन की प्रैक्टिस हो जाए हमारी। अभी आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें, एलिमिनेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, सब पुराने वीडियोज़ में मैंने दे रखा है। इस समय मैं क्या करूँगा, एक नई टेक्नीक आपको सिखाता हूँ, जो अभी तक मैंने नहीं बताया था। और वो ये है कि अगर कभी भी अगर जो b की कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में p का जो वही p का कोफिशिएंट बन जाए और ऊपर वाले में जो p का कोफिशिएंट है वो नीचे वाले में b का कोफिशिएंट बन जाए, दूसरी भाषा में कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, मतलब b वाला p के साथ आ जाए और p वाला b के साथ आ जाए, कभी भी ऐसा हो ना, तो आप इस
प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्दो ये छोटा इक्वेशन है, मतलब छोटे वैल्यूज़ हैं, इसमें इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे जिसमें ये वाली वैल्यूज़ जो है बहुत बड़ी होगी, जैसे बी के साथ होगा 105, यहाँ होगा 219 एंड सो ऑन, इस तरह का वैल्यू होगा। तो उसके इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत काम आएगा। तो वो मैं करके अब आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, कभी भी अगर वैल्यू इंटरचेंज हो रहा हो, बी वाली जो कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में पी वाले के साथ हो, और ऊपर में जो पी वाली कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में बी वाले के साथ हो। आप देख सकते हैं यहाँ जो पी का के साथ 7 है वो यहाँ बी के साथ है, और यहाँ बी के साथ है वो यहाँ पी के साथ है। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते समय जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, कोई अलग से मेथड नहीं है, ये बस चीज़ों को आसान करने का एक तरीका है। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो बनेगा कि नहीं, जवाब है शौक से लगाइए, खुल के लगाइए, आराम से बनेगा। दूसरा सवाल कि क्या एलिमिनेशन लगाएंगे तो बनेगा कि नहीं, सेम जवाब है मेरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो बनेगा कि नहीं, सेम जवाब है मेरा। इनफैक्ट वही 3 मेथड से आपको बनाना है। अभी जो मैं करूँगा उसमें भी उन्हीं में से कोई एक मेथड लगाऊंगा, आप देखिएगा अभी। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो उससे पहले कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ, वो बस इसलिए ले रहा हूँ कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ना दोनों को ऐड कर देंगे। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार ऐड कर दीजिए आप, तो 7b प्लस 5b इज 7 प्लस 5 12, 12b हो गया, एंड प्लस 12p हो जाएगा, इक्वल्स टू आप ऐड कर दीजिए, 9 7 16 9 7 16 1 14 और 1 15 150। ओके, अब आप देखिए कि क्या 12 कॉमन निकालने से ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप यहाँ से 12 कॉमन निकाल लीजिए, b प्लस पी इक्वल्स टू, अब यहाँ चलिए 156 ही लिख देता हूँ आपकी बेहतरी के लिए, हो सकता है कोई बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो। ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 156 डिवाइडेड बाई 12 इज आई बिलीव 13 होता है, 3 ये आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे आप। ओके, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे आप 1 2 देना, नाम देना चाहते हैं, बहुतों के मन में सर अभी तक तो आप यहाँ पे 1 और 2 यहाँ दे रहे थे, यहाँ क्यों नहीं दे रहे, यहाँ क्यों दे रहे आप यहाँ पे 1 और यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम आप जहाँ जो चाहिए दे दीजिए, यहाँ इसका नाम ए रखना चाहते हैं, बी रखना चाहते हैं, फिर यहाँ से आप वही रख लीजिए, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे बाद में मैं देखूंगा कि मुझे इसको सॉल्व ही नहीं करना है, मुझे नीचे वाला जो आसान है उसको सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है। लेकिन आपको दुविधा है, आप ऊपर से देते आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस तरह से मैंने यहाँ एक बार ऐड किया ना, उसी तरह से एक बार हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करें तो 5b प्लस 7p इक्वल्स टू 79, 79, और दूसरा वाला है 7b प्लस 5p इक्वल्स टू 70। जिस तरह से आपने ऐड किया उसी तरह से हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, आपको ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि हम सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, और इससे पहले भी बहुत बार बता रखा है। तो इस बार हम मतलब माइनस का साइन क्यों लगाते हैं ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5b माइनस 7b इज माइनस 2p हो जाएगा। एंड बहुत बच्चों के लिए ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये जो साइन है ना, एक बार जब आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देते हो तो ये जो आपको दिख रहा है ना प्लस, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बेकार साइन है। अब ये यहाँ पे जो प्लस है इसका भी बेकार, ये भी कोई काम का नहीं है, और यहाँ पे जो प्लस है कुछ नहीं लिखा हो तो प्लस होता है, ये सब बेकार साइन है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप ऐसे समझे कि यही माइनस है अब आपके लिए। 7p माइनस 5p इज प्लस 2p, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है तो उसके साथ वाला साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2p एंड इक्वल्स टू 79 माइनस 77 इज 2 प्लस 2 आ। अब आप देखें यहाँ से भी अगर आप चाहेंगे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, या -2, आपको जो अच्छा लगता है निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस बी प्लस पी इक्वल्स टू 2। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस पी इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन अब आ गया। अब बजाय इसके कि ये जो आपके पास बड़ा बड़ा था आप इसको सॉल्व करें, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये अरे ये तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप भूल गए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना स्टेप किया है उतने में आप सब्स्टिट्यूशन का मेरे ख्याल से उतने ही स्टेप तक आप पहुँच जाते हैं। ये एलिमिनेशन में भी आप करीब करीब यहाँ तक एक वैल्यू आप निकाल चुके हो।
तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये तब बहुत काम आता है जब वैल्यू बहुत बड़ी होती है। मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें कि जो कोफिशिएंट है वो काफ़ी बड़ी होती है, 230 ऐसा करके कोफिशिएंट होता है। वैसे में एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए, ये मैं वहीं पे चर्चा करूँगा। तो ये मैंने एक और तरीका आपको दिखाया कि कैसे आप सवालों को बना सकते हैं आसानी से। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक 1 एंड 2, तो ये सेकंड वाले को दोबारा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -b + p = 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन यूज़ कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, आपकी मर्ज़ी है। 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, आपको जो लगाना है, जब लगाना है आप लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस बार मैं एलिमिनेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लस माइनस दोनों साइन है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो एलिमिनेशन आसान है करना। तो एलिमिनेट करूँगा मैं, तो एलिमिनेशन के लिए एक बार दोनों को ऐड कर दूंगा, तो b - b क्या हो जाएगा, 0। p + p कितना हो जाएगा, 2p = 13 + 1 14। तो आप देखिए आपको p की वैल्यू मिल गई। p का मतलब क्या है, यहाँ पे p, यहाँ पे लिख p = 7, p की वैल्यू 7 हो गई। अब p की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 डाल दूँ, ये वाली जो वैल्यू है 7, अगर मैं यहाँ पे प्लग कर दूँ, कहीं भी आप डाल सकते हैं। किसी के मन में अगर ये सवाल उठ रहा हो कि क्या ऊपर वाले इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, क्या यहाँ पे हम डाल सकते हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल डाल सकते हैं। आपको जहाँ अच्छा लगता है किसी भी इक्वेशन में, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ भी b और p दिख रहा है आप कहीं भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं p को ये छोटे वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो अगर वहाँ डालूंगा तो b + 7 = 13 एंड b = 13 - 7, 13 - 7 इज 6 की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब आपने b को क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन बुक। अगर आप पीछे जाके देखें तो b को आपने एज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ वन बुक, है ना, वन बुक को आपने b माना था, और कॉस्ट ऑफ वन पेन को क्या माना था आपने, p माना था। तो देखिए आपको निकल गया ना यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 7। आपको ये एक एक बात याद रखेंगे आप कि जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं उसका आंसर भी स्टेटमेंट के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आपको, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 6 ₹6, जो भी लिखना है आपको। एंड सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹7। ये आपने डाल लिया। इंटरेस्टिंग है, बुक से ज़्यादा महंगा पेन ही है। एनीवे अब हम देखते हैं, अब हमसे पूछा गया है कि एक बात मैं यहाँ पे रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन पे डाल के चेक कर लेंगे कि सही आया है कि नहीं आया, है ना, तो आसान रहेगा आपके लिए। अब मैं मुझसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड 2 पेन्स। तो एक बुक की कीमत 6 हो गई, और दो पेन, एक पेन की कीमत 7 है, एक पेन का कॉस्ट 7 है, तो दो पेन का कितना हो जाएगा, 2 × 7 which is equals to 6 plus, oh sorry, it's my fault complete. तो 6 plus 2 × 7 is 14 which is equals to 20। तो 20 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा एक पेन के लिए, और सॉरी, दो पेन के लिए और एक बुक के लिए, ये देना पड़ेगा उसको। मैं यहाँ पे दोबारा थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, आप आराम से देखें, मैं बीच में आ गया था आपके। एनीवे अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने बी निकाल लिया, और बी निकालने के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने कॉस्ट ऑफ एक बुक एंड 2 पेन निकाला। एक बुक की कीमत 6 थी, दो, एक पेन की कीमत 7 है, तो दो पेन की 7 × 2 इज 14, 14 + 6 इज 20, 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा जो पूछा गया है। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें, ये बहुत बार एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, बोला गया अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। इसी तरह का मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन टैक्सी या फिर ऑटो के लिए भी आता है। लेकिन पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसी में मैं ऑटो और टैक्सी को भी एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। लेंडिंग लाइब्रेरी, उम्मीद है कि आप समझते होंगे, एक लाइब्रेरी है जो किताबों को किराए पे देती है। हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। बोला गया है कि जो लाइब्रेरी है ना, वो जो भी किताब आपको किराए पे देती है, वो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लेती है। कि मतलब अगर आपने अभी लिया और 2 घंटे बाद वापस कर दिया,
तो भी आपसे वो फिक्स चार्ज ऑफ डिफाइंड है, वो लगेगा ही लगेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि आप सबके यहाँ बिजली जलती है, तो आप देखते होंगे कि भाई लिख दिया जाता है कि पहले 100 यूनिट तक में आपको इतना रुपए देना है। मान लेते हैं कि 500 रुपए फिक्स कर दिया गया कि पहले 100 यूनिट तक में 500 देना ही है। मतलब आप 2 यूनिट जलाएं तो भी 500 देना है, 99 यूनिट जलाएं तो भी 500 देना है, और 100 यूनिट जलाएं तो भी 500 यूनिट रुपए देना है। जैसे ही आप 100 यूनिट से 1 यूनिट पे गए, तब वो 500 से बढ़ के आगे होना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, ये तो सरकारें या जो बिजली की कंपनी है वो जो तय करती है उस हिसाब से। मैं ये एग्जांपल दूसरे फॉर्म में देता हूँ, ऑटो के फॉर्म में देता हूँ, ऑटो या टैक्सी के फॉर्म में। तो बड़े शहरों में जो बच्चे बड़े शहर में रह रहे हैं, अगर उन्होंने ये बात देखा होगा तो वो उनको याद होगा ये चीज़ कि जब आप ऑटो में बैठते हैं, तो ऑटो का जब मीटर या टैक्सी का जब मीटर डाउन होता है, तो वो एक फिक्स रेट है। मान लेते हैं कि वो फिक्स रेट 25 रुपीज़ है। दिल्ली में मेरे ख्याल से 25 रुपये या 27 रुपये ऐसे ही है। तो मैं मान लेता हूँ कि 25 रुपये है। तो 2 किलोमीटर तक वो अब आपसे 25 रुपये ही चार्ज करना चाहिए। करते तो नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा ही उनको करना चाहिए। तो मतलब अगर आपने अब आप जैसे ही ऑटो में बैठे और आपने मीटर आपका उन्होंने डाउन कर दिया, मतलब घुमा स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलिए अब आप बैठ गए, स्टार्ट हो गया मीटर, स्टार्ट हो गया। अब अगले 50 मीटर पे जाने के बाद ही आप कहिए कि भैया रोक दीजिए, मुझे आगे नहीं जाना अब किसी कारण से, तो आपको वो 25 रुपये देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। आप 1 किलोमीटर और 900 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर में सिर्फ 100 मीटर पहले है, वहां तक पहुंचे हैं, तो भी आपको 25 रुपये ही देना पड़ेगा। आप जैसे 2 किलोमीटर पे पहुंचे हैं, मतलब इतना सा सुई जितना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो भी आपको 25 रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 2 किलोमीटर से इतना सा सुई जितना डिस्टेंस आप आगे जाते हैं, अब देखिएगा कि मीटर 25 रुपये की जगह 27 या जो भी है एक सर्टन मान लेते हैं कि 30 रुपये उस पर लिखा हुआ आ गया, तो अब वो पढ़ने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 25 रुपये जो था वो फिक्स था। इसके बाद आप 25 रुपये जो था वो 2 किलोमीटर तक फिक्स था। इसके बाद आप जितना आगे जाएंगे उस हिसाब से मीटर अपना पैसा जोड़ता रहेगा। यही बात लाइब्रेरी के लिए भी लागू होती है कि लाइब्रेरी गए, आपने एक किताब लिया किराए पे और किताब को 15 दिन के लिए लिया, तो बोलेगा कि जी पहला 3 दिन जो है वो आपको मान लेते हैं कि 10 रुपये देना है। तो आप पूछेगा कि क्या अभी दे दें हम वापस 1 घंटे में, तो भी 10 रुपये। बोला जी आपने अगर एंट्री करवा ली कि आपने ये ले लिया है, तो आपको अब 10 रुपये देना ही पड़ेगा, जैसे ही अब चाहे आप 15 मिनट बाद ही वापस करने आ जाइए। तो बोले अच्छा ये क्या बात हुई, तो क्या मैं तीसरे दिन वापस करूं, तो बोला आप तीसरे दिन वापस कीजिए तो भी आपको यही इतना ही 10 रुपये ही देना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ फिक्स चार्ज, वो नहीं बदल रहेगा। उसके बाद होता है कि 3 दिन के बाद जो है वो चार्ज करना स्टार्ट करता है। क्या अच्छा उसके बाद हर दिन का अलग अलग चार्ज। जैसे मान लीजिए कि वो 3 दिन के बाद जब चार्ज स्टार्ट होगा तो हर दिन 2-2 रुपये चार्ज करेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हर दिन 2-2 रुपये चार्ज करेगा। मतलब 4 दिन अगर आपने बुक को रखा है, तो पहले 3 दिन के लिए अगर 10 रुपये उन्होंने लिया है, 10 रुपये, तो चौथे दिन के लिए 2 रुपए वो चार्ज करेंगे। तो टोटल जब आप चौथे दिन आएंगे देने के लिए, तो 10 रुपए प्लस 2 रुपए और आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख करके भी दिखा रहा हूँ समझाने के साथ साथ कि पहले 3 दिन के लिए आपको वहां पे पहले 3 दिन के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ गए। और फिर अगले 1 दिन के, मतलब जैसे फोर्थ डे हुआ तो इसके 2 रुपए देने पड़ गए। 5वां दिन अगर आप रखते हैं एक और दिन, तो 3 और 1 4 और 1 5, इसके भी 2 रुपए। छठा दिन रखते हैं तो इसके भी 2 रुपए। 7वां दिन रखते हैं इसके भी 2 रुपए, एंड सो ऑन ऐसा। तो अगर आप 7वें दिन के अंत में लाते हैं तो आपको 10 2 12 2 14 2 16 2 18, मतलब 18 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। ये मतलब है। तो यहाँ पे ये जो 10 रुपए है ये फिक्स चार्ज हो गया, और ये सब पर डे का चार्ज है। ठीक है, और पर डे का चार्ज वैरी कर रहा है दिन के हिसाब से। मतलब ये कितना रुपए आपका लगेगा, मतलब टोटल कॉस्ट आपका कितना लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन बुक को रखते हैं। तो ये मैंने सिर्फ समझाया है अब आपको। अब इस पे मैं सवाल बना के आपको दिखाता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ सो दैट कि क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो अब इसमें लिखा हुआ है कि a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for the each day thereafter। thereafter का मतलब उसके बाद से शुरू हो जाता है, मतलब 3 दिन के बाद हर एक दिन का चार्ज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पहले 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं लेगा आपसे सिवाय फिक्स चार्ज के, मतलब 10 रुपए तो 10 रुपए लेगा, और उसके बाद से चार्ज स्टार्ट होता है पर डे का। ठीक है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जो है
7 दिन तक उसने बुक रखा और उसने 27 रुपए दिया है। While Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. सूसी ने 5 दिन तक किताब रखा है और उसके लिए 21 रुपए उसको देना पड़ा है। आपको बताना है कि हर दिन का चार्ज कितना था और जो फिक्स चार्ज था वो कितना है। तो हमें तो नहीं पता फिक्स चार्ज कितना है, तो हम लिख लेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज बी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, फिक्स्ड चार्ज बी एफ, एंड वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल मतलब पर डे आप लगा लीजिए, पर डे लिख देता हूं मैं, इजी रहेगा आपके लिए। इसी को वेरिएबल भी कहते हैं। पर डे चार्ज बी वाई, ये मान लो। ओके, तो फिक्स चार्ज तो आप 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 3 दिन, उतना तो देना ही देना है। तो ये रहा फिक्स चार्ज एफ प्लस, और उसको कितने दिन का देना है। तो अगर वो 7 दिन उन्होंने बुक को रखा है, 7 डेज, किसने, सरिता ने 7 डेज रखा है, तो उसमें 3 दिन तक तो उसको कोई पैसे ही नहीं देने हैं। 3 दिन तक जो फिक्स चार्ज है वही देना है। अब बचा कितना, 4 दिन के ही, तो पर डे के हिसाब से चार्ज। अब मान लीजिए कि पहला दिन मतलब पर डे का चार्ज 3 रुपया है, तो 2 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। 3 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3। 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3। अब यही चार्ज 3 रुपया था, तो आपने 4 इंटू 3 कर दिया। अगर ये चार्ज x रुपया है तो आप क्या करेंगे, 4 दिन का चार्ज कितना होगा, 4 इंटू एक्स। वही कॉन्सेप्ट अभी भी है। तो पर डे का चार्ज y है, तो 4 दिन का चार्ज कितना होगा, 4 इंटू वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 ही दिन क्यों लिया। 4 दिन इसलिए लिया मैंने क्योंकि पहले 3 दिन तक तो उसके पास जो फिक्स अमाउंट है वही लेगा। वो चाहे अभी दे दे चाहे 3 दिन तक दे दे, उसमें तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एफ को, तो क्या हो जाएगा कि जो फिक्स चार्ज है उसका 3 गुना दे रहा है वो। 3 से मल्टीप्लाई का मतलब उसका 3 टाइम्स ज़्यादा दे रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो फिक्स चार्ज फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो एफ प्लस 4y इक्वल्स टू 27। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और दूसरा इसी तरह से है कि फिक्स चार्ज जो सूसी है वो 5 दिन तक बुक रखती है, तो 5 दिन में 3 दिन तक तो उसको फिक्स चार्ज ही देना है। तो 5 में से 3 हटा दीजिए, 3 दिन के लिए तो एफ लिख ही दिया मैंने। और अगले 2 दिन तक उसको बुक का चार्ज देना है। तो 2 दिन तक जो बुक का चार्ज देना है, 1 दिन की बुक की कीमत कितनी है, वाई रुपीस। तो 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू वाई। 3 दिन की कितनी होगी, 3 इंटू वाई। 4 दिन की कितनी होगी, 4 इंटू वाई, एंड सो ऑन। तो 2 दिन की हो जाएगी 2 इंटू वाई। और ये दोनों मिला के फिक्स चार्ज प्लस हर दिन का चार्ज मिला के उसको कितना देना पड़ रहा है, 22। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। उम्मीद है कि आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। करके दिखा देता हूँ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि दोनों f का कोफिशिएंट सेम है, एक ही बार में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए ताकि उसी से ये कैंसिल हो रहा है। 4y माइनस 2y इज 2y, एंड 27 माइनस 22 इज कितना हो जाएगा, 27 माइनस, ओ सॉरी मेरे ख्याल से 21 दे रखा है वहाँ। यस, इट इज़ 21। देखिए सरिता जो सुसी जो है 21 पे कर रही है। तो 27 माइनस 21 इज 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 6 बाई 2 इज 3। y का वैल्यू मतलब 3 इन द सेंस कि पर डे चार्ज कितना हो गया, 3 रुपये। हर दिन 3-3 रुपये करके चार्ज कर रहा है। कोइंसिडेंट है, मैंने भी यहाँ पे पर डे का चार्ज 3 ही लिया था, जस्ट अ कोइंसिडेंट, और कुछ नहीं पता था। तो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल के f निकाल सकते हैं। बात आप बहुत बार सीख चुके हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप ये बात जानते हैं। f प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 27। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, आप सेकेंड में डाल सकते हैं, जहाँ चाहें आप रख सकते हैं। सो 27 माइनस 12 विच इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो मतलब फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपये, और पर डे का चार्ज कितना है, 3 रुपये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, एक बार हम जरा मैच करा लेते हैं जो बोला गया उसको। तो इसमें बोला गया था कि 7 दिन जब रखता है, मतलब f प्लस 4y, तो उसको 27 रुपये देने पड़ते हैं, 27 रुपीज़ देना पड़ता है। तो लेट्स चेक, f 15 है, प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 है, इज इक्वल टू 27 है। देखिए 4 3 12 प्लस 15 27, 27 इक्वल्स टू 27। और उसी तरह से जब आप सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे वो भी सेटिस्फाई होगा। मैं जानता हूँ ये बात दिख रहा है यहीं से, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया, वो आप कर लेंगे। इससे पता लग रहा है, तो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम का आंसर भी स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे आप, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ क्या था, वेरिएबल कॉस्ट था शायद,
cost of the fixed cost, the fixed charge be rupees 15 and the per day charge be rupees 3. हो गया, इतना काफी था. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. ये अभी जैसा मैंने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ. बोला था एक क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उन्होंने वो एक दुकान से 7 बल्ले खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं. बल्ला मतलब बैट. 7 बैट खरीदते हैं, 6 बॉल्स खरीदते हैं और दोनों को मिलाने के बाद वो बिल पे करके आते हैं 3800. तो जाहिर सी बात है जो बिल लिया गया होगा दोनों को ऐड करके लिया गया होगा. तो हम लिख लेते हैं पूछा क्या गया तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल. तो हम लिख लेते हैं let the cost of each bat be क्या लिख लें इसमें हम x लिख लेते हैं क्योंकि बॉल में भी b आएगा बैट में भी, तो इस बार अलग कर दिया. एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y. अब क्या बोला गया 7 बैट एंड 6 बॉल. 7 बैट है तो एक बैट की कीमत हमारे पास x है. तो दो बैट की कितनी, एक बैट की कीमत अगर 1000 है तो दो बैट की कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1000. 3 बैट की कितनी होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय एक बैट का कीमत कितना है 1000. तो जो नंबर है वो मल्टीप्लाइड बाय कितना कीमत है वो कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल. उसी तरह से 7 बैट्स हैं तो इसका टोटल कॉस्ट हमें मिलेगा 7 इंटू एक्स, है ना. ये टोटल कॉस्ट ऑफ बैट हो गया. लेकिन बॉल की भी तो कीमत होगी तो 7 इंटू वाई, सॉरी 7 नहीं है 6 है, देखिए पार्डन 6 है ये. तो 6 इंटू वाई ये दोनों मिला देंगे तो दोनों मिलाने के बाद हमें देना पड़ रहा है 3800. और बाद में जाके उसी दुकान से या किसी और दुकान से काफी दिनों के बाद जब वो दोबारा उनको जरूरत पड़ी खरीदने की तो उन्होंने 3 बैट्स खरीदे. कोर्स बैट कम खरीदा बट बॉल 5 खरीदा. और ऐसा करके उन्होंने जो दुकानदार हैं उनको 1750 रुपीज दिया. 1750. बोला गया कि आप बताइए कि एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी हो. मुझे विश्वास है कि आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं इसको एलिमिनेशन से करना चाहूँगा तो इसी की बात मैं बता रहा था कि अगर मैं इसको एलिमिनेशन से करना चाहूँगा तो देखिए अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है कुछ. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 6 से. ऐसा करके ये हो जाएगा कि हम इक्वल कर लेंगे y के कोफिशिएंट. या फिर आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो देखिए इसका 7 है इसका 3 है. कभी भी जिसका कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं ना उनके वैल्यूज को उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिए. मतलब x में अगर यहाँ 7 है तो यहाँ पे देखिए क्या है 3 है तो इसको 3 से कर दीजिए. और यहाँ 3 है तो इसको 7 से कर. इससे क्या होगा कि दोनों इक्वल आ जाएगा. दूसरी भाषा में दोनों का एलसीएम ले लीजिए. 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21. अब आप देखिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आएगा. तो उल्टा ऐसे करेंगे तभी आएगा. तो इसको 3 से इसको, तो मैं इसको 7 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई और इसको 3 से कर देता हूँ. ऐसा करने से दोनों का कोफिशिएंट x वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. तो एलिमिनेशन में आसान होगा, मैं कैंसिल आउट इजीली कर सकता हूँ. मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का और यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो 7 7 जो 49 x प्लस 7 6 जो 42 y equals to 0 0 8 7 जो 56 balance 5 7 3 जो 21 and 5 is 21 and 5 is 20 26,600. एंड दूसरे वाले के लिए भी यही है. इसको 3 मल्टीप्लाई, मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, मैंने एक गलती कर दी. मैंने उसी को 7 से कर दिया जो मुझे उल्टा मैंने सिखाया आपको ठीक था बट करते समय मैंने एक गलती कर दी और वो मैंने उल्टा की जगह सेम नंबर से कर दिया. ठीक है मैं उसको करेक्शन कर ले रहा हूँ. इसको 3 से करना है और इसको 7 से करना है. राइट. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा. तो आप देखें 7 3 जा 21, पता नहीं ये तो मैंने ठीक ही किया था शायद, कोई बात नहीं. 6 3 जा 18 x 18 y इज इक्वल्स टू 0 0 8 3 जा 24 बैलेंस इज 2 3 3 जा 9 2 11. इस बार 7 से करेंगे इसको तो 21x प्लस 7 5 जा 35y इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 0 इज 0
and 7 5 जा 35, balance is 3, 7 7 जा 49, and plus 3 is 52, balance is 5, 7 1 जा 7, and plus 5 is 12. ओके फाइन। अब हम दोनों को ये काम मैंने क्यों किया, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि दोनों का x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। ये क्यों किया मैंने कि अगर x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो एलिमिनेशन मेथड से मैं आराम से कैंसिल आउट करके वैल्यू निकाल लूँगा। फिर अगर किसी के मन में ये सवाल हो कि क्या हम y का नहीं कर सकते थे ऐसा, इसको 5 से इसको 6 से, आप, मेरा जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, तभी मैं वही करने वाला भी था। तो एनीवे वो बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने किया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक वेरिएबल कट जाता है। तो जो मैंने थ्योरी में, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपको एक बनाना होता है और नंबर ऑफ़ इक्वेशन भी एक बनाना होता है, तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जब एक वेरिएबल कट गया तो एक ही रह जाएगा हमारे। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास रह जाएगा 18 माइनस 35 इज, आप देखेंगे माइनस 35 है, 35 का साइन बड़ा है, तो माइनस ऑफ 17y इज इक्वल्स टू 12,250 से 11,400 माइनस कर लेते हैं। 0 माइनस 0 इज 5 माइनस 0 इज 5, 12 माइनस 4 इज 8, 1 माइनस 1 इज 0, एंड तो अब यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि 12,250 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, ये 0 0 मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत करेगा ये। एनीवे अब आप ये माइनस आप काट सकते हैं। अब y की वैल्यू आ जाएगी 85, 850 डिवाइडेड बाई 17, y की वैल्यू आ गई आपकी 50। y आपने क्या माना था, बॉल का कॉस्ट माना था, कॉस्ट ऑफ बॉल, तो आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ बॉल। अब हम किसी भी इक्वेशन में डाल के कॉस्ट ऑफ बैट निकाल सकते हैं। तो कहाँ डालेंगे, इतने बड़े पे आप नहीं डालेंगे, इसके लिए आप छोटा छोटा जो इक्वेशन है वहाँ डालिए, ज़्यादा अक्लमंद। 7x प्लस 6 इंटू वाई, 6 इंटू वाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय वाई की जगह 50 कर लेते हैं, इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 6 5 जो 30, दैट इज 300 है, 300 उधर चला जाएगा तो 3800 माइनस 300, तो 7x इक्वल्स टू 3500, x इज इक्वल्स टू 3500 बाई 7 है, तो 3500 बाई 7, 7 5 जा 30, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 500 है। x 500 का क्या मतलब हुआ, बैट का कॉस्ट जो है वो 500 है एंड बॉल का कॉस्ट 50 है। तो आप इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, द कॉस्ट ऑफ बैट, द कॉस्ट ऑफ वन बैट, अ बैट लिख देंगे तो काम हो जाएगा, अ बैट इज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज 50। हो सकता है उस क्वेश्चन में नीचे कुछ और भी दिया हुआ हो, तो आप जरूर उसको देख लें। ओके, तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वो 3 के तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप दोबारा बनाइएगा। ये वैसे तो 1-2 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के ही हैं। आप इसको दोबारा बनाएंगे तो आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी के नीचे जो और क्वेश्चन दिए हुए थे, और भी मैं 4 क्वेश्चन ऐड करके अगले वीडियो में मैं उन सभी सवालों को बना करके दिखाऊंगा आपको। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।